Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students of BS third semester. इससे पहले के लेक्चर में हमने ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। ब्रैग्स इक्वेशन जो है उसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया और उससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं कि जो ब्रैग्स एंगल है, जो आपके पास इक्वेशन है n लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा, उसमें जो एंगल है थीटा जिसको ब्रैग्स एंगल कहते हैं, उसको कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है, वो मेथड जो है आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। और उनमें से एक मेथड जो है आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा और बाकी जो दूसरा मेथड है वो इंशाल्लाह अपकमिंग क्लासेस में उसको डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आप और फरमाएं थोड़ा सा, यहाँ पर जो टॉपिक है वो है आपके पास मेजरमेंट ऑफ डायफ्रैक्शन एंगल, कि डायफ्रैक्शन एंगल को कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से तरीक़ेकार हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे आप डायफ्रैक्शन एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। तो जो डायफ्रैक्शन एंगल है, जो ब्रैग्स एंगल जिसे भी कहते हैं, जिसे ब्रैग्स एंगल भी कहते हैं, इसके लिए जो मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द स्पेसिंग बिटवीन द लैटिस प्लेन्स, that is d, we have to know about the value of theta, that is Bragg's angle. So this theta can be calculated by two methods. इसको दो तरीकों से मेजर किया जा सकता है। One is known as the rotating crystal method, which is also known as Bragg's method, जिसका जो आइडिया है ब्रैग ने 1913 में जो है बताया। The other method is known as the powder method, which is also known as Debye and Shivrer method, which was the idea of that method was given by the two scientists Debye and Shivrer in 1916. So आज के लेक्चर में हम रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड या ब्रैग्स मेथड डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पाउडर मेथड को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज के हवाले से वो है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड और ब्रैग्स मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डायफ्रैक्शन एंगल और ब्रैग्स एंगल। जो अपैरेटस यूज होता है ब्रैग्स मेथड में या ब्रैग ने जो अपैरेटस यूज़ किया था वो अब आगे आपको एक फिगर में बताया गया है। फिगर जो है आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये फिगर है, आपको देख सकते हैं, ये फिगर है। इसमें जो है एक सोर्स ऑफ एक्सरे जो है इस्तेमाल किया जाता है, सोर्स ऑफ एक्सरे ट्यूब, ठीक है। और ये सोर्स जो है, इस सोर्स ऑफ एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज निकलते हैं, ठीक है। एंड दिस एक्सरेज आर द इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ द क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के फेस के ऊपर पड़ते हैं। और ये जो क्रिस्टल होता है इट इज़ प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टेबल, एक टेबल के ऊपर पड़ा होता है जिसको रोटेट किया जा सकता है। ये टेबल जो है ये रोटेट कर सकता है, एक रोटेटिंग टेबल है जिसकी वजह से अगर इस टेबल को आप रोटेट करते हैं तो उससे क्रिस्टल भी रोटेट करता है, ठीक है। और साथ में आपके पास जो है आप देख सकते हैं इसमें जो स्केल लगा होता है, जिस स्केल को यूज़ करके हुए आप जो है ब्रैग्स एंगल को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रोटेशन क्रिस्टल को रोटेट करते हैं और उससे आप जो है स्केल का इस्तेमाल करते हुए आप ब्रैग्स एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आयनाइजेशन चैम्बर भी होता है और यहाँ पर रिकॉर्डर भी होता है और साथ में इलेक्ट्रोमीटर भी होता है। तो आज अगर आप देखें और फरमाएं थोड़ा सा कि इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इस अपैरेटस को, फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से आप ब्रैग्स एंगल को इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि एक्सरेज जो होते हैं, जो सोर्स ऑफ एक्सरे ट्यूब है उससे एक्सरेज निकलते हैं और क्रिस्टल के फेस के ऊपर पड़ते हैं, जो क्रिस्टल जो है इज माउंटेड ऑन ग्रेजुएटेड टर्न टेबल, एक किस्म के टेबल के ऊपर पड़ा होता है जिसको टर्न किया जा सकता है, जो रोटेटेबल होता है, जिसको रोटेट किया जा सकता है। ये एक्सरेज जब क्रिस्टल के फेस पे पड़ते हैं दे आर डायफ्रैक्टेड फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल। ये जो है प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल से डायफ्रैक्ट होते हैं और ये डायफ्रैक्टेड रेज जो होते हैं दे एंटर द आयनाइजेशन चैम्बर, या आयनाइजेशन चैम्बर में एंटर हो जाते हैं। वहाँ पर एयर मौजूद होती है उस आयनाइजेशन चैम्बर में, जिसको ये एक्सरेज आयनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो करती है बिटवीन द चैम्बर वॉल एंड द इलेक्ट्रोड इंसर्टेड इन इट। चैम्बर वॉल और उस चैम्बर वॉल के अंदर खास किस्म का इलेक्ट्रोड होता है जो उसको उस चैम्बर वॉल के अंदर इंसर्ट किया जाता है, उसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो एक्सरेज हैं वो एयर को आयनाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से आयनाइज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जो आयनाइज मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कंडक्ट करंट,
और उस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोमीटर के साथ, और इलेक्ट्रोमीटर जो है आपको क्या देता है, इट गिव्स यू अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेस। ये एक्सरेस की इंटेंसिटी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर जो रीडिंग होती है वो जितनी ज़्यादा होगी आपके पास एक्सरेस की इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर आप इसको देखें, जो इसका जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एक्सरेज हैं वो एक्सरे ट्यूब से निकलते हैं, क्रिस्टल के फेस पे पड़ते हैं, एंड दे आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल एंड दे एंटर द आयनाइजेशन चैम्बर वेयर दे आयनाइज एयर, जहाँ पे वो एयर को आयनाइज कर देते हैं, और करंट फ्लो करती है ड्यू टू द आयनाइज्ड एयर मॉलिक्यूल्स, एंड दिस करंट इज देन इंडिकेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमीटर दैट इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोमीटर जो है आपको बताता है उसके बारे में करंट की जो वो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो बताता है, और जो करंट है या उसकी जो रीडिंग है इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर वो जितनी ज़्यादा होगी एक्सरेज की इंटेंसिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। तो जैसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो रीडिंग है इलेक्ट्रोमीटर के ऊपर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज। जितना आपके पास एक्सरेज की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, रीडिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। और रिकॉर्डर चूंकि आपके पास मौजूद होता है, यहाँ पर रिकॉर्डर होता है, ये आपके पास बेसिकली जो रिकॉर्डर है, ये जिसको इलेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, जो आपको रीडिंग देता है, ये रोटेट किया जा सकता है अलॉन्ग विद क्रिस्टल। क्रिस्टल के साथ, जिस तरह क्रिस्टल को आप रोटेट करते हैं, इस तरीके से रिकॉर्डर भी रोटेट हो सकता है। और इससे क्या होगा कि जब आप उसको रोटेट करेंगे तो आपके पास एंगल्स आप जो है स्केल से कैलकुलेट कर देते हैं, नोटेड फ्रॉम द स्केल। जो स्केल आपको नीचे बताई गई है, स्केल से आप एंगल्स कैलकुलेट करते हैं फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज की मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए इन एंगल्स की वैल्यूज को आप स्केल से कैलकुलेट करते हैं। सो thus आपके पास क्या होगा कि values of theta for n is equal to 1, 2, 3 are used to calculate the distance between the lattice planes parallel to the face of the crystal by using the equation that is n lambda is equal to 2d sin theta। मुख्तलिफ आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न्स होते हैं, जिसमें आपके पास n की वैल्यू जो होती है जो पार्ट डिफरेंस है उसकी जो वैल्यू है, दैट्स n लैम्डा, जो कि पार्ट डिफरेंस होता है 1, 2, 3 फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास आप उसके लिए जो है थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, और उन थीटा की वैल्यूज से फिर आप डी की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द लैटिस पॉइंट्स, परपेंडिकुलर स्पेसिंग और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लैटिस पॉइंट दैट आर पैरेलल टू द फेस ऑफ द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल के उस फेस के साथ पैरेलल होते हैं, जो कि एक्सरेस को डायफ्रैक्ट करते हैं, उन प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है या जो स्पेसिंग है, परपेंडिकुलर स्पेसिंग, जिसको स्मॉल डी से लिखा जाता है, उसको आप कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन। और वो जब निकाल देते हैं तो उससे आप क्रिस्टल की इंफॉर्मेशन, आप क्रिस्टल लाइन मटेरियल की इंफॉर्मेशन आसानी से निकाल सकते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल की जो इन्फॉर्मेशन है, डी की वैल्यू अगर आपको मालूम हो जाए तो आप मुख्तलिफ किस्म की और भी वैल्यूज जो है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट द टाइप ऑफ द क्रिस्टल, क्रिस्टल की टाइप क्या है, किस किस्म का क्रिस्टल है, आया आपके पास क्रिस्टलाइन जो मटेरियल है वो क्यूबिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है, ऑर्थोरोम्बिक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप निकालते हैं, और इसका जो ताल्लुक है डी की वैल्यू को मुख्तलिफ और इक्वेशंस में पुट किया जाता है, जो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में उसको मजीद इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके पास आज का जो लेक्चर है अबाउट दी क्रिस्टल रोटेटिंग मेथड और ब्रैग्स मेथड, यह इख्तिताम पजीर हो जाता है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम मजीद डिस्कशन करेंगे अबाउट पाउडर मेथड के। पाउडर मेथड क्या है, पाउडर मेथड विच इज़ आल्सो नोन एज डीबाय एंड शेरर मेथड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।